हेलो दोस्तों, तो हम बात करते हैं द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की, जो एक्ट नंबर 28 है 1961 का। इसमें प्रेसिडेंट की असेंट इसको मिली थी 20 मई 1961 में। तो डॉवरी प्रोहिबिशन, इसको ये किसी चीज को प्रोहिबिट करने के लिए बनाया गया, जिस वो है डॉवरी। उसके बाद सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, इस एक्ट को कहा जाता है डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। वो कम इनटू फोर्स आया था 1 जुलाई 1961 में। फिर इसमें 2 अमेंडमेंट्स हुए थे, 1984 का जो 2 अक्टूबर 1985 में हुआ था, 1986 का जो 10 नवंबर 1986 में हुआ था। इस एक्ट में कुल 10 सेक्शन है और हम इस एक्ट को रीड करते हैं। सेक्शन 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 304 बी इंडियन पिनल कोड का जो कि डाउरी डेथ है, और सेक्शन 498 ए आईपीसी क्रुएल्टी का। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 2 definition of dowry. If this act, dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly. इसमें बताया गया कि डाउरी का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो सेक्शन 3 टीपीए में दिया गया है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि सेक्शन 30 आईपीसी में दिया गया है, किसी को देना या एग्री करना देने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाई वन पार्टी टू ए मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज के एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, और मैरिज के एक पार्टी के पेरेंट्स के द्वारा दूसरे पेरेंट्स के पार्टी को। कब? एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, शादी के टाइम या शादी के पहले या शादी के बाद। लेकिन इसमें दिया गया है कि जो डॉवर और मेहर है वो डॉवरी के अंतर्गत नहीं आता। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं एक केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का, जो 1985 में था। इसमें लेजिस्लेशन का ऑब्जेक्ट था कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन, महिलाओं को मैरिड वुमेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए अगेंस्ट क्रुएल्टी एंड वायलेंस इन मैट्रिमोनियल होम बाय हस्बैंड, इन लॉज एंड रिलेटिव्स। फिर दूसरा केस था सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, 2001 में था। इसमें दिया गया था कस्टमरी गिफ्ट होता है जो है उसका कोई भी कनेक्शन मैरिज से नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 3 पे, पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डायरी। अगर कोई पर्सन गिवन, टेक्स या अवेट्स करता है, मतलब कि अगर कोई पर्सन इस एक्ट के कमिटमेंट के बाद दहेज देता है, लेता है या उकसाता है देने या लेने के लिए, तो वह पनिशेबल होगा। उसकी पनिशमेंट मिनिमम 5 ईयर्स प्लस फाइन है, या फिर फाइन 15,000 होगी, या फिर वो फाइन वैल्यू ऑफ डावरी, जितना डावरी दिया गया था उसकी वैल्यू के हिसाब से होगी, क्योंकि कभी कभी डावरी की वैल्यू बढ़ जाती है और फाइन 15,000 वो कम पड़ जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि नथिंग इन द सेक्शन सब सेक्शन 1 शैल टू और इन रिलेशन। इसमें दिया गया है कि क्या चीज सबसेक्शन 1 के अंदर नहीं आते हैं। प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ, जो प्रेजेंट मिलते हैं ब्राइड को मैरिज के दौरान, जो कि बिना डिमांड किए हो गए होते हैं, वो डाउरी के अंदर नहीं आता है। प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट आर इंटर्न इन अ लिस्ट मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द रूल मेड अंडर दिस। इसमें दिया गया हो कि जो प्रेजेंट मिलते हैं उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली जाए, उस लिस्ट के अंदर ब्राइड के और ब्राइड ग्रूम के साइन होने चाहिए। फिर आते हैं कि बी प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम को जो प्रेजेंट मिलता है बिना कोई डिमांड के, वो भी डाउरी के अंदर गत नहीं आता। इसमें भी दिया गया है कि एक प्रॉपर एक लिस्ट तैयार कर ली जाए उस प्रेजेंट का। फिर आते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड। अगर सच पेरेंट्स such present are of a customary nature and the value thereof is not excessive having regard to the financial status of the person by whom or on whose behalf such present are given। इसमें दिया गया है, ये प्रोविजो में देता है कि कस्टमरी नेचर के अंतर्गत भी कोई अगर प्रेजेंट है तो वो डाउरी के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन उसका वैल्यू जो दे रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटस से ज्यादा ना हो। फिर सेक्शन 4 आ जाता है, पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। अगर कोई पर्सन डिमांड करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव और गार्जियन ऑफ ए ब्राइड या ब्राइड ग्रूम,
अगर कोई पर्सन डिमांड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के पेरेंट्स से, रिलेटिव से या गार्जियन से, तो वह पनिशेबल है। उसकी मिनिमम पनिशमेंट 6 मंथ है और मैक्सिमम 2 years एंड 10,000 फाइन। फिर आते हैं हम 4A, सेक्शन 4A पे, बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर कोई पर्सन ऑफर करता है थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, जनरल या मीडिया, और शेयर करता है कि हिज मनी या प्रॉपर्टी की, मतलब अगर ये मेरी बेटी है, इसे शादी करने के लिए आपको मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा आपको मिलेगा, या फिर मेरी कंपनी में इतना % शेयर आपके हो जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति ऐसा ऑफर करता है तो वो भी पनिशेबल है। फिर आ जाते, अगर कोई प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है, तो वो पनिशमेंट मिनिमम 6 मंथ का होता है, मैक्सिमम 5 year और 15,000 फाइन। सेक्शन 5 देखते हैं, तो एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वैड। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा एग्रीमेंट करता है जो कि दहेज लेने या देने का होता है, तो वो वैड होता है। फिर सेक्शन 6 में आ जाते हैं, इसमें दिया गया है कि जो डाउरी है वो डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर heirs। इसमें दिया गया, जहां कोई डावरी, वेयर एनी डावरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विथ हुज मैरिज इट इज गिवन, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर टू द वुमेन। अगर इसमें दिया कि अगर कोई भी डावरी लिया गया है किसी पर्सन के द्वारा, तो वह अमाउंट या वह डावरी उस वुमन को वो ट्रांसफर कर देगा। इसमें टाइम लिमिट दिया गया है कि कितने मंथ में कैसे ट्रांसफर करना है। टाइम उसमें अगर बिफोर मैरिज, शादी के पहले लिया गया है, तो ये 3 मंथ के अंदर, शादी के 3 मंथ के बाद ये ट्रांसफर कर सकता है। अगर शादी के टाइम लिया गया है, शादी के बाद लिया गया है, तो ये रिसिप्ट मिलने के 3 मंथ के बाद ये ट्रांसफर कर सकते हैं। या जब कि वह वुमेन माइनर थी, तो उसके 18 years पूरे होने के 3 मंथ के बाद उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर इसमें सेकंड में दिया है, इफ एनी पर्सन फेल्स टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति फेल हो जाता है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने में, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 6 मंथ के, मिनिमम 6 मंथ होगा, मैक्सिमम 2 years होगा, और फाइन होगा मिनिमम 5,000 और मैक्सिमम 10,000, या दोनों हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं 3 पे, वेयर द वुमन इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 डाइज बिफोर रिसीविंग। अगर कोई महिला है, यह प्रॉपर्टी लेन ट्रांसफर होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो वह उसके जो भी हेयर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अगर 7 years के अंदर उसके डेथ हुए, वो भी नेचुरल डेथ हो, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स को। अगर उसके पास बच्चे नहीं होंगे, अगर बच्चे होंगे तो चिल्ड्रन, उसके बच्चे को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर 3A देता है, वेयर पर्सन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर फेलियर टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1 फॉर सबसेक्शन 3 हैज नॉट बिफोर हिज कन्विक्शन अंडर दिस सबसेक्शन ट्रांसफर्ड सच प्रॉपर्टी टू वन टाइटल थ्रोट और एज द केस मे बी हर हेयर पेरेंट्स और चिल्ड्रन द कोर्ट शैल एडिशन अवॉर्डिंग पनिशमेंट आफ्टर द सब। अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लिए अंडर सेक्शन 3(1) में, 2 में और 3 में, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पनिशमेंट के लिए प्लस फाइनल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में दिया गया है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंदर जो भी ऑफेंस हो रहे हैं वो किस नेचर के हैं और इसका प्रोसीजर कौन स्टार्ट करता है। तो इसमें दिया गया है कि कोई भी इंफीरियर कोर्ट इसके केस को नहीं आगे बढ़ा सकता है। इसमें ओनली MM और JM FC। इसमें आइए पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in this Code of Criminal Procedure 1973, फिर ये दिया नो पुट inferior to that of metropolitan magistrate। जो metropolitan magistrate और judicial magistrate of the first class से जो inferior court होगा वो ट्राई नहीं कर सकता है। No court shall take cognizance of offence under this act except upon its own knowledge। कोर्ट अपने नॉलेज पे या पुलिस रिपोर्ट के द्वारा या कंप्लेंट बाय पेरेंट्स, रिलेटिव, गार्जियंस, इसके हिसाब से वह केस को ट्राई करेगा।
It shall be lawful for a metropolitan judiciary of the first class to pass any sentence authorized by this act any convicted on the offense under this act. फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 8 पे, नेचर ऑफ। इस सेक्शन 8 में दिया हुआ कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या होगा, तो कॉग्निजेबल होगा, नॉन वेलेबल होगा, नॉन कंपाउंडेबल होगा। सेक्शन 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केस। इस सेक्शन में दिया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके पास होगा जो प्रोसिक्यूटेड है। वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग और ऑफ एनी डाउरी अंडर सेक्शन 3। जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगा है कि इसने ही दहेज लिया, दिया या दहेज लेने देने के उकसाया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा कि वो अपने आप को साबित करे कि वो दहेज ना लिया था, ना दिया था, ना उसके लिए उकसाया था। फिर सेक्शन 8B डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो जैसा कि हम देखते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की जरूरत पड़ी, तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को। It think fit and specify the areas in respect of which they shall exercise their jurisdiction and power under this code. उसको power, jurisdiction and power under this act. Every dowry prohibition officer shall exercise and perform the following power and function. To see the provision of this act are compiled with to prevent as far as possible the taking or abetting the taking or the demanding of dowry. उसमें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के फंक्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंपाइल करना, फिर प्रेजेंट टेकिंग और अबेटिंग ऑफ डाउरी, फिर एविडेंस कलेक्ट करना और एड फंक्शन असाइन बाय स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शन है उसको असाइन करना। फिर आ जाते हैं हम 3 पे, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कन्फर्म सच पावर ऑफ ए पुलिस ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑन द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हु शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन एंड कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड रूल अंडर दिस एक्ट। फिर 4th पे आ जाते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर द पर्पज ऑफ एडवाइजिंग एंड असिस्टिंग डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर इन द efficient performance of their function under this act, appoint an advisory board consisting of not more than 5 social welfare workers, out of whom at least 2 shall be women, from the area in respect of which such dowry prohibition officer exercise jurisdiction under subsection। इसमें दिया कि एक एडवाइजरी बोर्ड गठित होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होगा। इसका पर्पस होगा एडवाइज और असिस्ट करना डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के रूल के हिसाब से। फिर इसका कंपोजिशन होगा कि 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स होंगे, इस 5 में 2 शुड बी वुमेन, 2 शुड बी वुमेन। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 9 एंड 10 पे। सेक्शन 9 और 10 दोनों बात करता है पावर टू मेक रूल्स की। जहां पे 9 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, वहीं पे 10 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम क्या है देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मेक रूल टू कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस, कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल रूल बना सकता है इस एक्ट के पर्पस के लिए। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरली फॉर द फॉरगोइंग पावर एंड सच रूल में प्रोवाइड फॉर the form and manner in which and the person by whom any list of present referred to in subsection 2 of section 3 shall be maintained and all other matter connected therewith। फॉर्म मैनर इन विच लिस्ट ऑफ प्रेजेंट इज टू बी मेंटेन। इसका काम होगा कि जो भी सेक्शन 3 उसके सबसेक्शन 2 में जो भी लिस्ट बनाने के लिए बोला गया था उस लिस्ट को मेंटेन करना और फॉर्म करना। बेटर कंसिडरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। फिर आ जाते हैं हम सेक्शन 10 पे, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक। स्टेट गवर्नमेंट The state government may by notification in the official gazette make rule for carrying out the purposes in particular and without prejudice to the generally of the foregoing powers as such rule may provide for all or any of the following matter, namely the additional function to be performed by the dowry prohibition officer under subsection 2 of section 8B। फिर हो जाता है एडिशनल फंक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। फिर दूसरा लिमिटेशन और कंडीशन ऑफ ऑन फेयर ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर। तो इसी के साथ हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट खत्म होता है।
थैंक यू सो मच।